हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट 3 ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। पहले हमने पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो टोटली स्टॉप कर दिया गया था, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और उसके वजह से कई जगह पर जो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा वो नॉन वायलेंट ना हो के वायलेंट हो गया था। इसके लिए महात्मा गांधी को ज़बरदस्ती वो बंद करना पड़ा था। ठीक है, अभी नेक्स्ट वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो कैसे शुरू हुई हम वो देखेंगे। इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट द मूवमेंट was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they could be ready for mass struggles. Within the Congress, some leaders were now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reforms, and also demonstrate that these councils were not only truly democratic. क्या हुआ था कि जैसे महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म कर दिया था, तो उसके पीछे का महात्मा गांधी ने मेन रीज़न क्या स्टेट किया कि जो मास एजिटेशन, मतलब पूरे कंट्री को मिलके जो एक अपोज करना होता है ब्रिटिशर्स का, वो उसके लिए पूरा कंट्री अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी सत्याग्रह करने वाले सत्याग्रहीज है वो लोग अभी इतने ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं लेकिन फिर वो वायलेंट हो जाती है। लेकिन तो महात्मा गांधी ने सोचा कि पूरे कंट्री को ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो यंग ब्लड थे, जो यूथ था, उन्होंने ये सोचा कि हमें इलेक्शन में पार्ट लेना है। इलेक्शन में पार्ट लेके हम इलेक्शन में अगर जीत के आए तो थ्रू काउंसिल के अंदर से ब्रिटिशर्स का अपोज करना है और ब्रिटिशर्स को बताना है कि तुम्हारे जो यानी ब्रिटिशर्स जो हमारे पर इंडिया पर राज कर रहा है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड अ स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यूड फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस पास्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। उस वक्त कांग्रेस में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम काउंसिल के इलेक्शंस में पार्ट लेंगे और अंदर से ब्रिटिशर्स का अपोज करेंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें मास एजिटेशन ही करना है और इंडिया को फुल्ली इंडिपेंडेंट ही बनाना है। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, टू फोर्सेस अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s. द फर्स्ट was the effect of the worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agriculture goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930 the countryside was in turmoil. कांग्रेस में दो पार्ट हो गए, दोनों के अलग सोच हो गए 1925 के बाद। लेकिन उसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो भाव थे वो 1926 के बाद गिरने लगे और 1930 के बाद बहुत ही कम हो गए, जिसके वजह से एग्रीकल्चर गुड्स में इंडिया को काफ़ी नुकसान गया। ठीक है, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस. द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव सिंगल इंडियन मेंबर, दे आर ऑल ब्रिटिश. क्या हुआ कि जब ये मास एजिटेशन हो रहा था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रही थी, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने 1920 में डिसाइड किया कि एक नया कमीशन सेटअप होगा जो इंडिया में आएगा, और वो कमीशन के लीडर होंगे सर जॉन साइमन, और वो कमीशन डिसाइड करेगा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलाना है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो पूरे कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सभी ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go Back Simon." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague effort of dominant status for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss future constitution. This did not satisfy the Congress result. क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन सेटअप होने जा रहा था, तो जॉन साइमन जब इंडिया में आए थे तो लोगों ने सभी पार्टीज़ ने मिलके जॉन साइमन का अपोज किया और साइमन गो बैक नाम के नारे लगाए। और वहाँ पर ये जो नारे लग रहे थे उसमें उस वक्त जो इंडिया में ब्रिटिश वाइसरॉय थे, वो वाइसरॉय का उस वक्त नाम था
लॉर्ड इरविन ने डिसाइड किया अक्टूबर 1929 में कि इंडिया को हम फुल डोमिनेंस स्टेटस देंगे फ्यूचर में कभी। उसके लिए ये आप जो भी मास एजिटेशन है वो अभी मत करो, ठीक है। लेकिन ये जो राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कांग्रेस के लीडर्स को इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने जो प्रपोज किया था उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence. But the celebrations attracted very little attention. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate these abstract ideas of freedom to more concrete issues of everyday life. उस वक्त जो यंग ब्लड थे उसमें से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया हुआ नहीं चाहिए, हम इंडिया को फुल्ली इंडिपेंडेंट करेंगे और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडियंस ही बनाएंगे, ऐसा डिसाइड हुआ था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब यानी उस वक्त 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और उस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस दिन हम लोग एक शपथ लेंगे कि हम स्ट्रगल करेंगे जब तक इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता था। लेकिन ये चीज़ महात्मा गांधी को पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी सोच रहे थे कि डायरेक्टली हम मास एजिटेशन करेंगे तो फिर से अगर कुछ वायलेंस हो गया तो प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा एवरीडे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो स्लोली क्लियर करें और फिर पब्लिक को हम एजुकेट करें कि कैसे ब्रिटिशर्स के सामने स्ट्रगल करना है, ठीक है। 3.1 पे आते हैं, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। ऑन 31 January 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes from industrialists to peasants. The idea was to make the demands wide-ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. महात्मा गांधी ने जो लॉर्ड इरविन है उन्हें एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने कई डिमांड्स रखे थे। कई डिमांड्स ऐसी थी जो जनरल इंडिया की पब्लिक की डिमांड्स थी और कई डिमांड्स ऐसी थी जो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड थी। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग, गरीबों के लिए कुछ अलग, ऐसे डिमांड थी। ये मेन लेटर क्यों लिखा गया था? तो गांधी जी ये सोच रहे थे कि इस लेटर अगर पास होता है, इस हमारे जो डिमांड्स पास होती है तो पूरा इंडिया एक हो जाएगा, पूरे इंडिया के सारे स्ट्रगल्स एक हो जाएंगे, ऐसा। The most something consumed by the rich and poor people, the most stirring of all was the demand to abolish salt tax. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. उसमें क्या था कि नमक था, नमक का प्रोडक्शन और नमक पे जो टैक्स था उस वक्त वो काफ़ी हाई था, और वो इतना हाई था कि लोगों को सॉल्ट काफ़ी महंगा पड़ता था, और सॉल्ट तो ऑफकोर्स रिच और पुअर सभी लोग खाते हैं। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि सॉल्ट का टैक्स है ना वो टोटली ख़त्म करना है। सॉल्ट कॉमन पीपल की कॉमन ज़रूरियात है, इसलिए उसके ऊपर इतना सारा टैक्स नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधीज लेटर वॉज इन a way an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11th March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irwin was unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi. The volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने जो लेटर दिया था वो एक अल्टीमेटम के तौर पे दिया था कि अगर तुम हमारी बातें मान रहे हो तो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो हम लोग खुद
सॉल्ट का जो कानून है, जो टैक्स है, वो टैक्स तोड़ के हम लोग खुद उसे प्रोड्यूस करेंगे। तो महात्मा गांधी ने एक दांडी मार्च जो कहते हैं वो 11 मार्च को शुरू किया था। उसके साथ जितने भी फॉलोअर्स थे वो लोग महात्मा गांधी के साथ जा रहे थे, और उन्होंने फिर 24 डेज तक मार्च किया फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑफ अहमदाबाद टू दांडी बीच ऑफ गुजरात। और वहाँ पर जो दांडी बीच पर आके उन्होंने जो पानी समुंदर का पानी था उसको बॉईल करके जो सॉल्ट रह गया वो सॉल्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर करके देखा, और उन्होंने बताया कि ये अभी जो नमक का कानून है वो मैंने तोड़ दिया है, जो नमक का जो टैक्स होता है वो मैंने तोड़ दिया है, ऐसा गांधी जी ने उस वक्त डिक्लेयर किया था। This marked the beginning of the civil disobedience movement. How is this movement different from the non-cooperation movement? People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1920-21, but also to break colonial laws. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt, and demonstrated in front of the government salt factories. क्या हुआ था कि इसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों ने क्या किया था कि सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना खुद शुरू किया था सॉल्ट फैक्ट्रीज़ के सामने, जो सॉल्ट फैक्ट्रीज़ इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था वो सब, ठीक है। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड एंड लिक्कर शॉप्स आर पिकेटेड, peasants refused to pay revenue and चौकीदारी taxes, village officials resigned, and in many places forest people violated forest laws, going into reserved forest to collect wood and graze cattle। यानी नमक के कानून तोड़ने के बाद आगे क्या हुआ था कि उन्होंने जो फॉरेन से आने वाला कपड़ा था उसे बॉयकॉट करना शुरू किया, उनके जो लिकर के शॉप्स थे उन्हें वहाँ पर चोरी करना शुरू किया, जो भी गरीब लोग थे उन्होंने को जो भी टैक्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो सब डिनाई करना शुरू कर दिया, और जो ट्राइबल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट में ज़बरदस्ती घुसना भी शुरू कर दिया था। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to violent clashes in many places. When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored guard and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts, and railway stations, all structures that symbolized British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked and women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को डर लगा कि ये सब जो लीडर्स है वो पब्लिक को फिर से उकसाएंगे और लोगों को फिर से मास एजिटेशन करना शुरू करेंगे, तो उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू करा। सबसे पहले अब्दुल गफ़ार खान को अरेस्ट किया था, लेकिन अब्दुल गफ़ार खान के अरेस्ट के बाद क्या हुआ कि इंडियन जो पब्लिक थी उन्होंने पेशावर के सिटी में वहाँ पर वायलेंस शुरू कर दिया, राइटिंग शुरू कर दिया, और उस राइटिंग के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्मी और पुलिस ऑफिशियल्स की मदद लेके इंडियंस के ऊपर फायर किया था, जिसके वजह से कई लोग मर गए थे। लेकिन बाद में फिर महात्मा गांधी को उनको भी अरेस्ट किया गया था। तो शोलापुर नाम का जो सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी वायलेंट क्लैशेस हुए गवर्नमेंट के साथ, और वहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई लोगों को वहाँ पर मार दिया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था। इन अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड अ पैक्ट विथ इरविन ऑन 5 मार्च 1931। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इन December 1931 गांधी जी went to London for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed। फिर से वायलेंट हो गया जो इंडिया का इंडिपेंडेंट स्ट्रगल था, तो वो वायलेंस के वजह से महात्मा गांधी ने फिर से जो मास एजिटेशन है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, उसे रोक दिया, और जो लॉर्ड इरविन उस वक्त वाइसरॉय थे, लॉर्ड इरविन के साथ एक डील कर दी। डील में उन्होंने डिसाइड किया कि यानी लंदन में महात्मा गांधी जाएंगे और वहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस में अपनी मांगे रखेंगे और शायद जो ब्रिटिशर्स है उनकी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रिटिशर्स ने उनकी सभी मांगे रिजेक्ट कर दी और महात्मा गांधी लंदन से डिसअपॉइंट होकर आ गए। But back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail, and Congress had been declared illegal, and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations, and boycotts. With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. For a year, the movement continued, but by 1934, it lost its movement. गांधी जी जब लंदन से वापस आए, डिसअपॉइंट हो गया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो गवर्नमेंट और लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, इंडियन लोगों पे और इनजस्टिस कर रहे हैं। उसमें अब्दुल गफ़ार खान और जवाहरलाल नेहरू को तो जेल में डाल दिया था, लेकिन
जो गैदरिंग होता है, मास एजिटेशन होता है, या तो फिर ऐसा कोई अगर कोई बॉयकॉट कर रहा है, तो ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी और ऐसा करने वाले लोगों को भी जेल में अरेस्ट कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें शुरू करना होगा, मास एजिटेशन फिर से शुरू करना होगा। 1931 में मास एजिटेशन शुरू तो हुआ, लेकिन 1934 में वो पूरा ख़त्म हो गया। 3.2 में हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स है, जिन लोग ने मास एजिटेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो उनके लिए ये मास एजिटेशन मूवमेंट क्या था, ठीक है। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट, व्हाट वर देयर आइडियल्स, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम। इन द कंट्री साइड मतलब जो गांव के साइड है, रिच पेजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ द गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay government's revenue demand, and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. क्या हुआ कि जो गुजरात के पाटीदार लोग थे और जो जट लोग थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग गवर्नमेंट का अपोज इसलिए करेंगे क्योंकि जो प्राइस कम हो गई थी क्रॉप्स की, वो उसकी वजह से उन्हें उनकी इनकम को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग एक मूवमेंट ऐसा रखेंगे जिसमें हम मास एजिटेशन करेंगे और गवर्नमेंट का हम रिफ्यूज़ करेंगे, गवर्नमेंट का जो टैक्स देना है वो सब, और फिर हम भी खुद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन होंगे। दीज रिच पेजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज was a struggle against high revenues, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. क्या हुआ था कि जब 1931 में वो मूवमेंट ख़त्म कर दिया गया क्योंकि महात्मा गांधी को लगा था कि वॉलेंट हो रहा है, तो उन लोग को काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि उन लोग ने खुद पार्ट लिया था, जो पार्ट नहीं ले रहे थे उसमें भी उन लोगों को भी पार्ट लेने के लिए कहा था। लेकिन फिर जो जट्स और पाटीदार्स ने देखा कि ये मूवमेंट फिर से शुरू हुई है, तो उन लोग ने वहाँ वापस पार्ट लेने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी मेन लड़ाई कहाँ थी कि हाई टैक्स जो चार्ज कर रहे हैं उनके जो प्रोडक्ट्स पे, वो टैक्स कम करना, और वो जो टैक्स कम नहीं हुए थे, इसलिए फिर उन्हें बुरा लग गया था। तो फिर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, तो उसमें उन्होंने पार्ट नहीं लिया था। The poorer peasantry was not just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. As the depression continued and cash incomes dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted unpaid rent to the landlord to be remitted. They joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. So the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, वो गरीब फार्मर्स थे, वो लोग तो कैसे थे कि अनकल्टिवेटेड लैंड है, वहाँ पर कल्टिवेशन करते थे, वहाँ पर फार्मिंग करते थे, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते थे। लेकिन वो जो अनकल्टिवेटेड लैंड था, वो उन्होंने रेंट पे रेंट से लिया था दूसरे लोगों के पास से, और लेकिन वो रेंट काफ़ी हाई हो रहा था। तो पुअर फार्मर्स को ऐसा था कि वो रेंट कम हो, लेकिन वो रेंट कम करने के लिए कांग्रेस इतनी जल्दी यानी कांग्रेस उनके साथ इसके लिए नहीं जुड़ा था, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो जो बड़े लैंडलॉर्ड्स है वो भी उनके साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल है। इसलिए रेंट कम नहीं हुआ, तो कांग्रेस और जो पुअर फार्मर्स है उनके बीच रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो पुअर फार्मर्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना पार्ट नहीं लिया था। What about the business class? Next page पे आ जाओ. How did they relate to the civil disobedience movement? During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profits and become powerful. Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of
कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। क्या हुआ था कि जो रिच पब्लिक थी, जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका मेन इश्यू कहाँ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लोग काफ़ी रिच हो गए थे, लेकिन अब वो चाहते थे कि बाहर का इंपोर्ट कम होए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स तभी बिकेंगे जब इंपोर्ट्स कम होंगे तब। और वो चाहते थे कि जो यहाँ पर हम लोग जो बेच रहे हैं, बेचने के लिए हमें टोटल फ्रीडम मिले, वहाँ उस पर टैक्सेस कम हो। ये सब चीज़ें उनका मेन इश्यू था। तो उन्होंने ये दो कमिटी खड़ी करी थी। उसमें से एक कमेटी का नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, और दूसरा था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जीडी बिरला, द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। क्या हुआ था कि ये जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके टैक्सेस कम हो, हमारा बिजनेस का फ्रीडम हो। इसके लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया था, उनको जो पैसे चाहिए थे, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए जो फाइनेंस चाहिए था, वो भी उन लोग ने सप्लाई किया था। ठीक है। But after the failure of the Roundtable Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as the growing influence of the socialism amongst the young members of Congress. क्या हुआ कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी लंदन में करके आए थे और वहाँ से वापस आए थे, उसका कुछ निकाल नहीं निकला था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसा फील होने लगा कि अब क्या होगा कि अब फिर से अगर जो मूवमेंट स्टार्ट हुई तो वो सब वायलेंट हो जाएगा, और वायलेंस में उनके प्रोडक्ट्स इतने बिकेंगे नहीं, इतना ज़्यादा बिजनेस होगा नहीं। तो इसके वजह से फिर उन्होंने क्या किया था कि यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन और कांग्रेस के बीच फिर रिलेशनशिप इतने कुछ अच्छे नहीं रहे थे। The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large numbers, except in Nagpur region. As the industrialists came closer to Congress, workers stayed aloof. But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program, like boycott of foreign goods, as part of their own movement against low wages and poor working conditions. जो इंडस्ट्री में काम करने वाले मिडिल क्लास फैमिली थे ना, उन्होंने डायरेक्टली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काम नहीं यानी मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि वो लोग जनरली जॉब करने वाली पब्लिक थे, और उन्हें और नागपुर में सिर्फ थोड़े बहुत लोग थे जिन्होंने वहाँ उसमें पार्ट लिया था। और वो लोग क्या चाहते थे कि हम इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, हमारी कंडीशन काफ़ी पुअर है, हमें सैलरी काफ़ी कम मिल रहा है, तो वो ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। ठीक है। There were strikes by railway workers in 1930 and एक मिनट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम हाँ ये तो हो गया। हाँ, देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1930। इन 1930 thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. But the Congress was reluctant to include workers' demands as part of its program of struggle. It felt that it would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. क्या हुआ था कि कांग्रेस नहीं चाहता था कि जो मिडिल क्लास है वो हमारे साथ जुड़े। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर वर्कर्स को हम साथ देंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे वो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हम वर्कर्स का साथ दे रहे हैं इसके लिए। Another important feature of the civil disobedience movement was the large-scale participation of women. During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign clothes and liquor shops. कई सारे वुमेन ने भी गांधी जी को ज्वाइन किया था, और गांधी जी को ज्वाइन करके उन्होंने गांधी जी के भाषण सुने थे, गांधी जी को एज अ लीडर चुना था, उनको फॉलो किया था, और उन्होंने भी काफ़ी सारे उनको वो मूवमेंट में काफ़ी साथ दिया था। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 67 पे। मैनी वेंट टू जेल इन अर्बन एरियाज, दिस वुमेन वेर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पेजेंट हाउस। मूव्ड बाय गांधीजी's call, they began to see service to the nation as sacred duty of movement. Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way position of women was visualized. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and health, be good mothers and good wives, and for a long time the Congress was reluctant to allow women
to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. मतलब वहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो लेडीज़ थी उनको इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ये सब पार्ट लेके भी, क्योंकि गांधी जी ऐसा सोचते थे कि लड़कियों को और औरतों को घर पे बैठे एक अच्छी वाइफ की तरह, एक हाउस वाइफ की तरह ही रहना चाहिए। और कांग्रेस में भी जो बड़ी अथॉरिटीज़ है वो अथॉरिटीज़ पर कोई वुमेन की पोजीशन थी ही नहीं, ज़्यादातर मैन ही वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और ऐसे अथॉरिटेरियन जो पोजीशन से थे कांग्रेस में वो वही लोग कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, 3.3 पे आते हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स, एक मिनट, हाँ, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। वन सच ग्रुप वॉज नेशंस अनटचेबल, हु फ्रॉम अराउंड द 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. For long the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. क्या हुआ कि जो ऐसे जो लो कास्ट वाले लोग थे, लो कास्ट वाले लोग खुद को अनटचेबल्स और ऑपरेस मानते थे, और वो लोग ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हमारे लिए स्वराज मतलब हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रही है, जो हाई कास्ट के लोग लो कास्ट वालों पब्लिक के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। कांग्रेस ने शुरुआत में उनको इतना सपोर्ट नहीं दिया था, क्योंकि जो हाई कास्ट वाले लोग हैं वो कांग्रेस के साथ ऑलवेज खड़े थे और इसलिए वो लो कास्ट को नहीं सपोर्ट करा। लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि इन्हें हम एक हरिजन नाम देंगे और या तो फिर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी हरि के जन, ऐसा हरिजन उन्हें नाम दिया था। He called the untouchables Harijan, next page पे आ जाओ, और the children of God organized satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools. He himself cleaned toilets to dignify the work of the Bhangi, the sweepers, and the persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. But many Dalit leaders were keen on different political solutions to the problems of community. They began organizing themselves, demand reserved seats in educational institutions and separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils. Political empowerment, they believed, would resolve the problems of the social disabilities. Dalit participation in the civil disobedient movements was therefore limited, particularly in the Maharashtra and the Nagpur region where their organization was quite strong. क्या हुआ था कि ये जो दलित और या लो कास्ट के लोग थे उनका इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने डिसाइड तो किया था कि इनको ऊपर लाना है, जो हाई कास्ट के लोग हैं जो इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं उनकी मेंटालिटी भी चेंज करनी है। लेकिन क्या हुआ था कि कई जो दलित लीडर्स है, कई जो लोअर कास्ट के लीडर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन होना चाहिए, हमारे रिजर्व सीट्स होने चाहिए, पार्लियामेंट में हमारी रिजर्व सीट्स होनी चाहिए और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जिसके वजह से जो अपर कास्ट है उनको भी काफ़ी अच्छा नहीं लगा था। Next paragraph, Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the depressed classes in association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second roundtable conference by demanding separate electorates for Dalits. When the British government considered Ambedkar's demand, Gandhiji began a fast unto death. He believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position, and result was the Pune Pact of September 1932. It gave the depressed classes reserved seats in provincial and central legislative councils, but they were to be voted in by the general electorate. The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. क्या हुआ था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो खुद एक दलित थे, वो जो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने गांधी जी के साथ ऐसा, यानी गांधी जी के साथ एक उनकी अनबन हो गई। उन्होंने कहा कि दलित्स और लोअर कास्ट के अलग इलेक्शन होने चाहिए, उनके अलग लीडर्स होने चाहिए। लेकिन गांधी जी ने डिसाइड किया कि नहीं, अगर उनको हमें सोसाइटी को, उनको और हाई कास्ट को एक साथ लाना है तो लो कास्ट की पब्लिक को हाई कास्ट के साथ मिलके ही कॉमन इलेक्शन होना चाहिए। और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिसाइड किया कि गांधी जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उनके लिए अलग से रिजर्व सीट्स होंगे स्टेट पार्लियामेंट में भी और नेशनल पार्लियामेंट में भी। ठीक है, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया वेर ऑल्सो
lukewarm in the response to the civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. From the mid-1920s, the Congress came to more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha. As relations between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स ने इतना पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस मुस्लिम्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। और जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब ख़त्म हो गया था, तो मुस्लिम्स ने खुद अलग अपना ग्रुप कर दिया था, और उनकी अनबन हो रही थी हिंदू महासभा नाम के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे। तो दोनों हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच थोड़ी अनबन हो गई, और वो थोड़ी अनबन काफ़ी बढ़ गई थी, जो राइट्स और एक दूसरे से के बीच ऐसा वायलेंट क्लैशेस में इमर्ज हो गई थी। ठीक है। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस, एंड इन 1937 it appeared that such a unity could be forged. The important differences were over the question of representations in the future assemblies that were to be elected. Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in Central Assembly and representation in the proportion to population in the Muslim dominated provinces. यानी उस वक्त क्या हुआ था कि जो मुस्लिम्स और हिंदू के बीच अनबन हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू को मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना लीडर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने डिसाइड किया कि अलग जो इलेक्टोरेट अलग इलेक्शन होगा वो मुस्लिम के लिए, वो हम छोड़ देते हैं, हमें अलग इलेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन हमें अगर मुस्लिम पॉपुलेशन कोई स्टेट या कोई सिटी में ज़्यादा है तो वहाँ पर रिजर्व होंगे स्पेसिफिक सीट्स फॉर मुस्लिम्स, जो इलेक्शन के स्पेसिफिक सीट्स होंगे वो मुस्लिम्स के लिए अलग से रिजर्व होंगे। ऐसा जब उन्होंने डिसाइड किया था, तभी उन्होंने सोचा था कि दोनों एक हो सकते हैं और अलग इलेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लार्ज सेक्शंस ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of Hindu majority. मुस्लिम्स ने फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब रिस्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने उसमें पार्ट इसलिए नहीं लिया था कि वो लोग सोच रहे थे कि हम माइनॉरिटी है, और सब जो हिंदू डोमिनेटेड जो यानी जो पार्लियामेंट है वो हिंदू डोमिनेटेड है, जो कांग्रेस है वो हिंदू डोमिनेटेड है, जो स्ट्रगल लोग कर रहे हैं वो सब हिंदूस है, तो हम लोग एक माइनॉरिटी की तरह रह जाएंगे, इसलिए फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया था। ठीक है। जो फोर्थ पार्ट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ यही है कि कैसे, मैंने तुम्हें जब हम फर्स्ट चैप्टर में देखा था, हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, कि कैसे हम सोचते हैं कि हम इंडिया को एज अ नेशन हमारा, हम खुद को इंडियन कैसे मानते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। जो फोर्थ पार्ट है वो आप सेल्फ स्टडी कर लेना, इसमें से ज़्यादा फोर्थ पार्ट में से ज़्यादा कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। हमारा चैप्टर थर्ड यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वी विल आइदर गो टू ज्योग्राफी और टू फॉर सिविक्स। ठीक है।